साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। हमारे दोनों ही विषय काफी अहम है क्योंकि एक विषय जवान से संबंधित है और दूसरा किसान से। पहले हम बात करेंगे जवान के संदर्भ में। देश ने कल एक विमान दुर्घटना में अपने पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को खो दिया। पूरा देश शोक में है, लेकिन यह केवल शोक में रहने का समय है या शर्म करने का भी समय है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि इस देश के सेना के प्रमुख थे जनरल विपिन रावत और वह एक उड़ान पर थे। ये कैसी व्यवस्था के अंतर्गत हम चल रहे हैं जिसमें हम अपने जनरल को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। वह जिस इलाके में दुर्घटना का शिकार उनका हेलीकॉप्टर हुआ है, वह ऐसा कोई खास विषय नहीं था जिसके तहत इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे MI-17, उस हेलीकॉप्टर के विषय में बताया जाता है कि ये दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर से एक है, जिसमें जनरल विपिन रावत समेत तमाम सेना के अफसर और जवान उसमें यात्रा कर रहे थे। उसमें देश के प्रधानमंत्री भी यात्रा करते हैं। बड़े से बड़े दुर्गम इलाकों में भी यह हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उड़ान भरता है। तो ऐसे में यह आशंकाएं वातावरण में तैर रही हैं कि वाकई जनरल विपिन रावत किसी हादसे का शिकार हुए या किसी साजिश का। वह एक लापरवाही का शिकार हुए हैं या किसी साजिश के तहत किसी आतंकी घटना का शिकार बने हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में इस संदर्भ में अपने बयान दिए। उन्होंने इंक्वायरी गठित की है, इंक्वायरी का परिणाम भी आएगा, लेकिन इससे जुड़े कई मसले हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि जिस सेना के संदर्भ में यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती है, जो सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिस सेना के शौर्य, जिस सेना के संकल्प, जिस सेना के साहस पर हर भारतवासी को नाज है, उस सेना का प्रमुख ही अगर इस प्रकार के हादसे का शिकार हो जाता है तो कहीं ना कहीं विश्वास को धक्का लगता है। तो हम इससे जुड़े मसले पर ही बात करेंगे। सेना से जुड़े हुए दो वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। उनसे आपका परिचय कराएं और प्रथम चरण में इस अहम मसले पर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा अहम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तमाम विचार आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। उनमें से एक विचार यह भी था जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह अध्ययन करना अपने आप में कला है, उसी प्रकार चिंतन करना भी एक कला है। महात्मा गांधी ने यह कहा। तो जिस हादसे का शिकार हमारे सम्माननीय सेना प्रमुख विपिन रावत हुए हैं, उस पर केवल शोक करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चिंतन करना भी उतना ही जरूरी है हर देशवासी के लिए कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस संदर्भ में ही हम बात करेंगे और हमारी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में सुमित मुखर्जी साहब हैं जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल एवं कमांडिंग इन चीफ हैं। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज काजन साहब हैं जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों महानुभाव का मैं स्वागत भी इस माहौल में क्या करूं, मैं केवल अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित करना चाहता हूं हमारी सेना के प्रमुख रहे जनरल विपिन रावत को। उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में दिल्ली लाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम विशिष्ट जन इस मौके पर मौजूद रहने वाले, इससे हम उनकी महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं और इस घटना की गंभीरता का भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत सुमित मुखर्जी साहब से करना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं सर ये हुआ कैसे। आप कुछ समझ पा रहे हैं? सेना से जुड़े ही एक ब्रिगेडियर हैं सुधीर सावंत, उनका कहना है कि मैं ये मानने के लिए तैयारी नहीं कि ये दुर्घटना है, ये साजिश ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर आप तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपसे समझना चाहते हैं या आप इस देश के हीरो रहे विपिन रावत के इस असामयिक निधन के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे बहुत डीप कंडोलेंसेस जो फैमिलीज जिनके जो लोग सब मारे गए हैं इसमें, और हम सलूट करते हैं हमारे जो सैनिक जो आज हमारे साथ नहीं है और उसके बारे और हम अब ये बताएंगे कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक ने इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कारण क्या है कि ये दुर्घटना कैसे हुई है जी। तो इसकी जो जानकारी जो होगी
जो एनालिसिस जो होगी, तो ये सब आगे जैसे समय बीतेंगे तब पता चलेगा। लेकिन मुखर्जी साहब, आपका जो इतना लंबा अनुभव है उसके आधार पर एक आकलन तो आपका होगा। एक हेलीकॉप्टर जिसमें इस देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर शामिल हैं, यात्रा कर रहे हैं। कोई ऐसा दुर्गम इलाका भी सामान्य तौर पर नहीं है जो केदारनाथ की चोटियों पर सफलतापूर्वक यात्रा कर लेता है, जो हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में भी उड़ान भर लेता है, ऐसा बताया जाता है। वो हेलीकॉप्टर एक मात्र 30 मिनट की यात्रा करने में भी असमर्थ रहा। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण ऐसा हुआ। तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या खराब मौसम का अंदाजा नहीं रहता आप लोगों को? क्या खराब मौसम में भी सैन्य प्रमुख को लेकर यात्रा की जा सकती है जहां पर ऐसे दुर्घटना का अंदेशा हो? क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को जो उड़ान भर रहे थे उनकी काबिलियत पर भी किसी को संदेह नहीं है। तो आपसे समझना चाहते हैं कि क्या वाकई आपको लगता है ये एक हादसा है या कोई साजिश की संभावना भी आप देख पा रहे हैं? एक आपका सिक्स्थ सेंस, एक आपका जो इतना 35-40 साल का अनुभव है, वो आपको क्या बोध करा रहा है? नहीं, ऐसे है कि ये हमारी ये जो हेलीकॉप्टर जो यहाँ से सुलूर से वेलिंगटन जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो काफी रेगुलर है जी। और जब वीआईपीज आते हैं हमारे वहां पे, काफी सारे वीआईपीज आते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए। तो हेलीकॉप्टर जब जाती है, वीआईपीज को लेके जाती है, उसके पहले उसकी एक दिन पहले उसकी फ्लाइट होती है, पूरी रिकॉनेसेंस होती है, देखते हैं कि हेलीपैड सब ठीक है, हेलीपैड के इंतजाम सब ठीक है, और उसके अलावा सब वेदर वगैरह जो कंडीशंस हैं, क्या है मौसम की क्या हालत है, वो सब देखी जाती है। और मौसम को देख के उसकी एनालिसिस करके फिर ये मिशन जो है, जो हेलीकॉप्टर जो आएगी वहां से सुलूर से यहाँ तक वेलिंगटन, वो की जाती है जी। तो अगर मौसम इतना खराब हो जी कि हेलीकॉप्टर को पेनिट्रेट ना कर सके जी, तो वो मिशन नहीं जाएगी जी। और जो पायलट्स हैं उनकी पूरी ये हक है कि ये बता दें कि सर हम आज हम इस वेदर में हम नहीं जा पाएंगे, और हम वापस लौट के अगर आगे तक पहुंच गए तो वापस लौट के बाय रोड कोई जा सकता है तो बाय रोड जाएंगे जी। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, और ये हम फॉलो करते हैं एज अ रूल, एज अ रेगुलर फीचर, एज अ रूल हम इसे फॉलो करते हैं। ये सुमित मुखर्जी साहब कह रहे हैं, लेकिन देश का इतिहास सुमित मुखर्जी साहब के इस दावे की पुष्टि नहीं करता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, उनके समय पर इस बात के लिए बार बार आग्रह किया गया था कि मौसम ठीक नहीं है, उड़ान ना भरी जाए, पर दबाव डालकर पायलट पर उस उड़ान को भरा गया था। ये भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है। माधव सिंधिया जिस विमान दुर्घटना में शिकार हुए थे, उस दुर्घटना के संदर्भ में भी बताया गया था कि मौसम ठीक नहीं है, उड़ान ना भरी जाए, लेकिन सिंधिया जी ने चाहा कि नहीं, मुझे उस कार्यक्रम में जाना जरूरी है, चला जाए, और गए। तो क्या ये दबाव पायलटों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाध्य कर देता है? ये जानने में दिलचस्पी है। लेकिन मेरे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल राज काजल साहब हैं, जिनकी कार्यदक्षता का यह देश कायल रहा है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या देश का पहला सैन्य प्रमुख जिसने तीनों सेनाओं को नेतृत्व दिया, जिन कठिन परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा है, चाहे वो चीन के मोर्चे पर है, चाहे बांग्लादेश के मोर्चे पर है, चाहे पाकिस्तान के मोर्चे पर है, और इनके बीच में दृढ़ता के साथ, बेबाक बयानी के साथ विपिन रावत हमेशा खड़े दिखाई दिए। क्या आप कोई षड्यंत्र इसमें देख पा रहे हैं काजल साहब? क्या देश में एक बड़ा वातावरण है कि नहीं, ऐसा हादसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो है? काजल साहब क्या महसूस कर रहे हैं? तो आपका शायद म्यूट का बटन दबा हुआ है, मैं आग्रह करूंगा आप उसे अनम्यूट कर दें। हेलो जी। हाँ, पहली बात तो ये है कि जैसा एयर मार्शल साहब ने बताया, इंक्वायरी का इंतजार करें जी। दूसरा, एक्सीडेंट तो आप कितने अच्छे हेलीकॉप्टर हो, हमारे बेस्ट पायलट हो, फिर भी हो सकता है। नासा का भी हुआ था, जहाँ एक शटल बिल्कुल जल गई थी, हमारी लड़की कल्पना चावला भी उसमें गई थी। तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन आपका पहला पॉइंट सही है
जब इंक्वायरी होगी, मुझे कोई शक नहीं कि इसमें इंटेलिजेंस वाले भी शामिल होंगे। एयरफोर्स के तो होंगे ही, आर्मी वाले भी शायद होंगे, टेक्नीशियंस भी होंगे, वो इंटेलिजेंस वाले होंगे और होना भी चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी देश हमारे हजारों टेलीफोन नंबर्स दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों के उसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, तो हमारे उड़ान के कम्युनिकेशन में भी इंटरफेयर कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता कि ऐसा हुआ है, प्रोबेबिलिटी शायद नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है जिससे हमको आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। और बिपिन रावत तो जिस तरीके से उन्होंने देश की सिक्योरिटी को हैंडल किया था, अच्छी आर्मी है हिमांशु, मेरा मानना है, लड़ाई लड़ती नहीं है लेकिन दुश्मन को बगैर लड़ाई के रोकती है। ऐसा बिपिन रावत की निगरानी में डोकलाम में किया। लद्दाख में जो चाइनीज 1962 को रिपीट करने की उम्मीद में आए थे, वहां पर दीवार बन के खड़े हो गए। हमने हमले नहीं किए, लेकिन हम दीवार बन गए कि हम आपको आगे नहीं आने देंगे। तो वो तो हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी आंख तो अखरते होंगे। तो पॉसिबिलिटी सबोटाज की हमेशा रहेगी, और मैं समझता हूं ये सार्वजनिक शायद ना हो कारण, लेकिन ये मेरे हिसाब से इंक्वायरी का हिस्सा होना चाहिए। ये सबोटाज एंगल तो कहीं नहीं है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक इतने फैले हुए हैं, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, हजारों मंत्रियों के टेलीफोन उन्होंने टैप कर रखे हैं। और ये एयरफोर्स कम्युनिकेशन भी वो कर सकते हैं, कौन सा मुश्किल है। तो ये एग्जामिन होगा। दूसरा, जनरल रावत का आपने कहा, देखिए जनरल रावत आउटस्टैंडिंग जनरल तो थे ही, लेकिन मेरा मानना है वो देश के सितारे भी थे। इसीलिए हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ने उनको जो श्रद्धांजलि के शब्द बोले हैं, वो बहुत ही ऑनर की बात है। प्रधानमंत्री तो एक चैनल के हिसाब से पालम भी जाने वाले थे, शायद गए भी होंगे जब पार्थ श्री रहा जब। तो जनरल तो आउटस्टैंडिंग थे, वो एकेडमी में भी सोर्ड ऑफ ऑनर जीते थे, उनकी रग रग में फौजी खून था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे, उन्होंने सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड हुए। लेकिन कुछ और खूबियां थी, वो अपने पुराने चीफ से हटके वो मीडिया से नहीं झिझकते थे, वो बड़े एक्टिव थे मीडिया में, और जो उनकी कन्विक्शन होती थी, वो एक स्टेट जैकेट जनरल नहीं थे। वो ऐसी बात भी बोलते थे जो उनको पता थी कि इस पर विवाद हो सकता है। दो मिसाल मैं आपको देता हूं। जब JNK में एक मेजर गोगोई ने जीप के ऊपर एक आदमी को बिठा के, क्योंकि वो इलेक्शन पार्टी को बचाना चाहते थे और ये लोग मारने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। उसके बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जनरल राय ने उनको कमेंडेशन कार्ड दिया। दूसरा, उन्होंने जब फौजों में पत्थर फेंके जाते थे, कई साल से कर रहे हो, उन्होंने कहा कि आगे से जो टेररिस्ट की मदद करेगा पत्थर फेंक के भी, उसको भी टेररिस्ट समझा जाएगा। उस पर भी विवाद हुआ था। तो उनकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग थी, जो उनसे एग्री नहीं भी करते थे, उनके कमिटमेंट पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो एक लक्ष्य था उनका, वो कमिटेड थे, और पर्सनल कोई उनको क्रिटिसाइज करे, ये करे, वो इसकी परवाह नहीं करते थे। एक बात और समझना चाहूंगा कादिर साहब आपसे, मौजूदा परिस्थितियों में जनरल बिपिन रावत का ऐसा चला जाना कितना बड़ा आघात है हमारे लिए? क्या वो एक महज सेरेमोनियल पद पर थे जिसके अंतर्गत 3 सेनाओं का संयुक्त प्रमुख बनाकर उनको रख दिया गया था, या आपको लगता है जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा था और जिस भूमिका का वह निर्वहन कर रहे थे, ऐसे में उनका जाना कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा आघात है, इसलिए इसके संदर्भ में जांच ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा तत्परता से और ज्यादा त्वरित गति से कराए जाने की जरूरत है? जांच तो गंभीरता से होगी ही। उनका योगदान चाहे हम अच्छा माने या अच्छा ना माने, वो बात नहीं है, लेकिन उनका योगदान ऐतिहासिक था। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपॉइंटमेंट तो 1999 से रिकमेंड हुई थी। सुब्रमण्यम कमेटी, जिनके बेटे आजकल हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद रिकमेंड की थी, लेकिन तीनों सेनाओं में एक मत नहीं हो पाया था। ये क्रेडिट उनको जाता है, जब वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, कि उन्होंने बाकी 2 चीफ को भी ये आश्वासन दिया कि इसमें किसी को नुकसान नहीं है और एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर सरकार के लिए होना चाहिए,
क्योंकि बहुत पहले से रिकमेंडेड था, ये श्रेय उनको जाता है। जी दूसरा, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जिसकी स्थापना की है। जी किसी भी चीज की स्थापना जब आप करते हैं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई पहल नहीं होती आपको जिससे आप गाइडेंस ले सकें। आपके मंत्रालय से क्या रिश्ते होंगे, आप तीनों सर्विस चीफ के आपके क्या रिश्ते होंगे, क्योंकि आप तो नई अपॉइंटमेंट है। इन सब के बावजूद उन्होंने बड़ी कामयाबी से डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया। उनका योगदान देखो, जो उनकी व्यक्तिगत क्वालिटी थी वो तो शायद और मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन आर्मी एक स्ट्रांग संस्था है, डिफेंस फोर्सेस, वो संस्था मजबूत होती है। अगर एक कोई चला भी जाए तो इतनी डिसरप्शन नहीं होगी। और मैं समझता हूं सरकार को जल्दी से जल्दी उनका सक्सेसर चुनना चाहिए, ताकि पड़ोसी मुल्क ये ना सोचें कि हमारी सुरक्षा के कार्यों में बाधा आ गई है, और शायद इससे अवगत भी है सरकार। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कादियान साहब की। क्षति बड़ी है लेकिन रिक्तता नहीं रहनी चाहिए। उनका उत्तराधिकारी भी तुरंत ही नियुक्त होना चाहिए ताकि किसी को कोई मौका मिले नहीं। लेकिन मैं सुमित मुखर्जी साहब वापस थोड़ा सा इस हादसे पर जाना चाहता हूं। तमाम रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बड़ा सुरक्षित था। हालांकि इतिहास में इस हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं के भी कई उदाहरण हमारे बीच में मौजूद हैं। पर आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इस हादसे की वजह क्या हो सकती है। खराब मौसम जैसा कहा जा रहा है, पर इसको तो खराब मौसम में ही पारंगत बताया जाता है हेलीकॉप्टर को, कि कितना ही खराब मौसम हो तो भी ये उड़ान भर सकता है। तो फिर ये कैसे संभव है ये जानने में। दूसरा, पायलट के संदर्भ में आप बोल रहे हैं कि खराब मौसम अगर होता है तो उड़ान नहीं भरने दिया जाता है। तो इतने अनुभवी पायलट जिस हेलीकॉप्टर को संचालित कर रहे हैं, क्या वो किसी ऐसे हादसे का शिकार हो सकता है, ये संदेह मन में आता है। तो क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जैसा कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे, जिसका जिक्र मैंने किया था, सुधीर सावंत, उनका कहना है कि ये इलाका एक समय लिट्टे का गढ़ रहा है और आज भी उसकी स्लीपर सेल सक्रिय है, तो उसके द्वारा इस साजिश को अंजाम दिया हो, इसको खारिज नहीं किया जाता, ये संभावना भी है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर को किसी साजिश के तहत भी दुर्घटनाग्रस्त किया जा सकता है? नहीं, ऐसे है कि कोई भी वीआईपी फ्लाइट जब जाती है, जब वीआईपी आते हैं बोर्ड ऑन बोर्ड, तब उनको ब्रीफ किया जाता है कि मौसम कैसा है जी, मौसम कैसा है, रूट कैसा है। तो रूट चेक पहले हो गया है, रूट साफ है, मौसम इज विद इन लिमिट्स जो कहते हैं हम जी। बिल्कुल जो साफ होगा वो तो पता ही चल रहा है कि नहीं होगा वो तो। और पहाड़ियों में जो फॉग मिस्ट जो आती है काफी जल्दी आ जाती है, उसकी कोई कंट्रोल भी नहीं है, और हमें उस हिसाब से जाना पड़ता है। और हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि अगर कहीं भी आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम महसूस हुआ कि आप और आगे नहीं जा सकते, आप घूम के वापस जा सकते हैं वापस, उसमें कोई ये नहीं है। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं थी। और जो आप पहले कह रहे थे कि शायद वीआईपी ने कुछ उनको इन्फ्लुएंस किया, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब सैनिक हैं। वी रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म, वी रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल इसमें पायलट था। एंड जनरल बिपिन रावत जैसे जनरल साहब ने बताया कि उनकी ऐसे ये थी कि ही विल शो रिस्पेक्ट, सबके साथ बातें करने में, सबको विश्वास करने में, सब कुछ ये था उनका। तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि उन्होंने पूरी जो ट्रस्ट लेके इस फ्लाइट को ली है। साथ में मिसेस रावत भी थी जी। तो और चिंता की बात है कि वो कोई चांसेस नहीं लेंगे इस बारे में। और अगर पायलट ने बोला कि हम नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते थे, वो वापस लौट आते। पर हम बार बार बहुत जोर दे रहे हैं कि जांच होगी, जांच से ही पता चलेगा, पर इससे पहले ऐसे जब हादसे हुए हैं तो उनकी जांच से कोई निष्कर्ष निकला हो, ये देश को अब तक अवगत नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के जिन मुख्यमंत्री जी की असमय मौत का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके बेटे इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, 10 साल पहले या 11 साल पहले उनकी भी ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, उसकी भी जांच हुई, कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। तो हम इतना जांच के प्रति आग्रही हैं। पर मैं जानना चाहूंगा मुखर्जी साहब कि क्या यह अपने आप में हमारे
कोई शर्म का विषय नहीं है कि हम एक छोटी सी उड़ान के साथ अपने जनरल को भी सुरक्षित नहीं उतार पाते हैं। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे कि वाकई दुनिया के बीच में हम मुंह क्या दिखा रहे हैं अपना, कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी क्षमताएं, हमारी दक्षताएं ऐसी हैं कि हम अपने सर्वोच्च जनरल को भी सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। क्या ये दुख आपके जहन में नहीं आता? दुख तो सबको है, सब बहुत दुख होती है, मगर ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है जी, किस कारण हुआ है। और हम ऐसे कोई ये नहीं बोल सकेंगे कि किस वजह से हुई है। वेदर के लिए हुआ है कि पायलट के लिए हुआ है कि और कोई भी रीजन जो हो, तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन उसमें सब मौजूद होंगे जिनकी जरूरत है। और जो एनालिसिस जो होती है, जो FDR कहते हैं, जो ब्लैक बॉक्स जो पाया गया है, तो उस ब्लैक बॉक्स से ये पता चलेगा कि जहाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, कहाँ पे पहुंचा है। और उसके साथ एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होती है। उसमें ये पता चलता है कि कॉकपिट में दोनों पायलट के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उनके क्या कंसर्न्स हैं कि वेदर की, मौसम के बारे में या किस चीज के बारे में। और फिर ये भी है कि आगे वेलिंगटन में एक कंट्रोल सिस्टम है, वहां से बात हो रही है। कंट्रोल ATC जो मिनी ATC होता है वहां पे छोटी सी एक, तो उनसे बात हो रही है। वो भी कह रहे हैं कि मौसम कैसा है, डेस्टिनेशन में कैसा है मौसम जहां पे करेंगे। तो ये सब सिस्टम्स जो हैं, सब हमारे सेट पैटर्न्स हैं। तो कोई ये नहीं है कि वेरिएशन हो या कोई गड़बड़ हो। तो क्या हुआ है, किस लिए हुआ है, ये बाद में पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मुखर्जी साहब बार बार वेदर के संदर्भ में है कि मौसम के संदर्भ में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं गार्डियन साहब वापस इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि क्या हम इतनी आसानी से एक मौसम को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, या बार बार इंक्वायरी से निकलेगा? आपने तो इतनी इंक्वायरी देश में होते हुए देखी है कि इस इंक्वायरी के निष्कर्ष के तहत हम किसी ठोस नतीजे में पहुंच पाए। तो क्या वाकई एक गंभीर विषय नहीं लगता आपको? और इंक्वायरी करके हम केवल आज उन सवालों से बचना चाह रहे हैं जिन सवालों से हमें वाकई रूबरू होना चाहिए। वाकई हमारे लिए विषय होना चाहिए कि आखिर हम अपने जनरल को सहेज कर क्यों नहीं रख पाए। नहीं हिमांशु, बात ये नहीं है। जो सिविल एयरक्राफ्ट के हुए हैं, मुख्यमंत्री मरे थे, एक हरियाणा के मिनिस्टर भी मरे थे, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सेना में जब इंक्वायरी होती है तो उसके कारण भी पता चलते हैं। सबसे गंभीर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट बहुत हुए हैं सेना में 1963 में 23 नवंबर को पुंछ के इलाके में हुआ था, जब एक हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के AOC आर्मी के आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिविजनल कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और पायलट 40 थे शायद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो सब खत्म हो गए थे। इंक्वायरी ने बताया कि हेलीपैड के नजदीक एक टेलीफोन तार थी और जब तक हेलीकॉप्टर स्पीड ले पाता, उन दोनों टेक्नोलॉजी के भी इतना अच्छा नहीं था सिस्टम, वो तार में फंस गया। तो ये कारण बताया था सबको, ये नहीं कि वो गुप्त रखते हैं। उसके बाद हिदायतें आई थी कि हेलीपैड के 150 मीटर तक, या अंदाजा है कि इससे ऊंची कोई रुकावट नहीं होगी। दूसरा, हम नागालैंड में, हमारे साथ, मेरे साथ कई बार हुआ, हम हेलीकॉप्टर लेके उठते थे, वहां मौसम हर 5 मिनट में बदल जाता है। आप कितनी प्रेडिक्शन कर लें, लेकिन किस पहाड़ी पर कब फॉग आती है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हुआ कि पायलट 5 मिनट उड़ेगा, बोलेगा सर आगे मौसम खराब हो रहा है, तो हम कहते थे वापस उतर जा। एक आकाश में एक मैच बॉक्स में मरने में कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, पायलट की जिंदगी, ये भी हिदायत आर्मी में कि पायलट विल बी द लास्ट डिसीजन मेकर के उड़ना है कि नहीं उड़ना है। कोई जनरल उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा और डालते भी नहीं। तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अगर उसमें फॉरेन एंगल है, वो मैंने शुरू में कहा कि वो शायद
आपको और हमको पता नहीं लगेगा, लेकिन जो अगर कोई मैकेनिकल फेल्योर है, मौसम की वजह से ह्यूमन फेल्योर है या और कोई प्रॉब्लम है, वो तो बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? इंक्वायरी का तो मकसद ये होता है कि आप उससे लेसन लर्न करें कि जो गलती हुई वो दोहराई ना जाए। मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूं कादियान साहब आपसे, और वो समझना चाहता हूं कि आखिर ये जांच की अवधि हम क्या मान के चल सकते हैं? इस देश में जांच आयोग भी गठित सुविधा के लिए होते हैं, ऐसा अतीत का अनुभव रहा है तमाम मसलों पे। एक बार जांच कमीशन बिठा दो, फिर उस कमीशन की या उस कमेटी की अवधि बढ़ाते रहो, सिलसिला चलता रहे। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार का हादसा है, बतौर फौजी अफसर आप क्या मानते हैं, कितने समय में इसकी जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए? कब तक ये जांच पूरी हो जानी चाहिए? कब तक में इस तथ्य के साथ में ये देश रूबरू हो जाना चाहिए? हिमांशु, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी रिपोर्ट 1 महीने तक आउट करने के लिए उनको बोला गया कि फाइनलाइज करेंगे आप जी। ये वो कमेटी नहीं जो आपके पार्लियामेंट कमेटी है कि दर्जनों कमेटी बैठी रहती है, उनके रिकमेंडेशन कोई भी आधे मानते हैं, आधे डिस्क्लोज भी नहीं करते जी। ये एक प्रोफेशनल फोर्स की, आर्मी एयरफोर्स की इंक्वायरी कमेटी है और इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी फाइनलाइज होगी, बिल्कुल इम्पार्शियल होगी, कोई बात नहीं छुपाई जाएगी। वही मैं कह रहा हूं, अगर वो छुपाएंगे तो वही गलती दोबारा होगी जी। अगर पायलट को नहीं बताएंगे भाई क्या गलती, तो पायलट कल वही गलती कर सकते हैं जी। लेकिन ये कहना है कि हमने एक जनरल खो दिए, ये तो ड्यूटी थी और उस वक्त जब वो उड़े तो पायलट को भी लगा होगा मौसम ठीक है जी। और एक वीडियो दिखाई है एक न्यूज चैनल ने जो 8.5 सेकंड की है जी। जिसमें एक फैमिली है, एक आदमी 2-3 लेडीज है, उन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए वीडियो दिखाया है और फिर एकदम वो फॉग के क्लाउड में चला गया और फिर धमाका हुआ जी। जहां तक धमाके का सवाल है, हेलीकॉप्टर में 60 to 70% सुमित साहब मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, फ्यूल का लोड होता है जी, क्योंकि आपने उसको 1100 किलोमीटर उड़ाना है तो एक्स्ट्रा फ्यूल डालेंगे आप, तो जब भी वो इम्पैक्ट होता है, अगर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है तो उसमें आग लग जाती है, तो ज्यादा कैजुअलिटी इम्पैक्ट से नहीं होती बल्कि आग से होती है। तो ये धमाका तो उस वक्त हुआ होगा जब वो पानी, उसका फ्यूल का टैंक फायर पे हुआ होगा या वो फटा होगा। तो ये एक वीडियो दिखाई थी सवेरे, मैंने देख के दिया थी, न्यूज एक्स चैनल ने दिखाई थी, आपने भी शायद देखी होगी। तो उससे साफ लगता है कि एक तो उसका लेवल लो था क्योंकि लैंडिंग ग्राउंड के पास पहुंचने वाला था, और दूसरा एक फॉग का अचानक क्राउड, तो उसमें फॉग में एंट्री उसके हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, फिर कुछ नहीं दिखता, तरफ एक्सप्लोजन की आवाज उन्होंने बताया कि उन्होंने सुनाई दी थी, आसपास के गांव वालों ने भी सुनी थी। तो एक हादसा है हिमांशु हुआ है, मुझे नहीं लगता कि सेनाएं इसको छुपाने की कोशिश करेंगी। तो अगर उसमें किसी दूसरे मुल्क का या कोई साजिश है, वो तो अपने देश वाले भी, कोई अगर सबोटाज है, किसी ने फ्यूल में एडल्ट्रेशन डाल दी हो, वो सब बातें सामने आएंगी। जब तक वो सामने नहीं आएंगी यही गलती फिर दोबारा हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सारी की सारी अब आने वाली उम्मीद इस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर है। कादियान साहब भरोसा जता रहे हैं कि ये कमेटी की रिपोर्ट अन्य कमेटियों जैसी नहीं होने वाली और ना ही उतना समय खींचने वाली है। ये समय सीमा के भीतर ही रिपोर्ट दे देगी और तथ्यपरक होगी, निष्पक्ष होगी, और वो उस रिपोर्ट का इंतजार देश को है। इंतजार इसलिए है क्योंकि जनरल विपिन रावत जिस शहादत के शिकार हुए हैं, ये देश उनकी ऐसी शहादत की उम्मीद नहीं रखता था। वह इस देश के लिए गौरव का विषय रहे, उन्हें किसी हादसे में खोएंगे ऐसी उम्मीद किसी देशवासी को नहीं थी। बहरहाल उनसे जुड़ी हुई इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप दोनों रक्षा विषयों को सादर धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। हम सबको इंतजार है जनरल रावत के संदर्भ में तथ्यपरक रिपोर्ट का, और साथ ही उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री इस समय पालम हवाई अड्डे के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वह देश के इस सबूत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उनके साथ अन्य तमाम जवान भी जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बहरहाल अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर जाने के बाद जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे किसान पर, क्योंकि जवान के संदर्भ में हमने खोया है पर किसान के संदर्भ में आज देश ने कुछ पाया है, उसी पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।